Hello learners, welcome to my YouTube channel Rediscover Education. My name is Rachna Agrawal and you all can see my educational qualification. I have completed MEd and I have qualified UGC NET exam in education in the first attempt, and right now I am pursuing MA in psychology. I have 6+ years of teaching experience. So learners, this is my first educational video on the YouTube channel, and with this YouTube channel, I'm going to target the audiences who all are pursuing BEd, MEd, and also the students who all are preparing for UGC NET exam, SET exams and CTET exams, all the teaching related exams. And the language that I am going to use in my educational videos will be both English and Hindi. So आप लोगों को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी सारे कंसेप्ट्स, और जो आपको मटेरियल मिलेगा वो इंग्लिश में होंगे. तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल रिसर्च. एजुकेशनल रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट उन सभी के लिए जो एमएड कर रहे हैं, वो इसकी वैल्यू जानते हैं इस सब्जेक्ट की, और जो आगे पीएचडी करना चाहते हैं. साथ में जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर में आपको दो पेपर होते हैं उसमें, यूजीसी नेट में, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में ये इस यूनिट से एजुकेशनल रिसर्च से आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं. 5 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं. इसका मतलब टोटल 10 मार्क्स पेपर 1 में सिर्फ एजुकेशनल रिसर्च का होता है, और पेपर 2 में कम से कम 10 क्वेश्चंस सिर्फ इसी यूनिट से आते हैं. दैट मीन्स अगर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल 20 मार्क्स. दैट मीन्स इन टोटल 30 मार्क्स is from this unit, that is educational research. तो और एमएड में भी जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं रिसर्च पहली बार, तो बहुत सारे बच्चे डिफिकल्टीज फेस करते हैं. उनको कई कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं. जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं रिसर्च के, वो अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू compete, you will not be able to compete in these exams like UGC NET, SET exams, even PhD के इंटरव्यूज होते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस रिसर्च से रिलेटेड पूछे जाते हैं. Okay, so today I'm going to start with the topic educational research, nature and characteristics. The topics covered in the session, मैं कौन से टॉपिक कवर करूंगी इन सेशन में? That is definition of research, educational research and its purpose, various ways of acquiring knowledge, scientific method, characteristics of scientific method, steps involved in scientific method, और इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का कारण है कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे हर एक वीडियोस में, एजुकेशनल इन वीडियोस में, मैं जब भी कोई टॉपिक कराऊंगी तो साथ में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज रिसर्च. व्हाट इज रिसर्च? Research is a combination of 2 words. Research 2 words के combination से बना है, वो है re and search. Re and search.
री मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, री मीन्स अगेन एंड सर्च मतलब हम सभी जानते हैं दैट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, कुछ नया एक्सप्लोर करना। अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन or inquiry specially to search for the new facts in any branch of knowledge। रिसर्च है एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, कोई भी प्रॉब्लम हम लेते हैं, प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है, उसका हम केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सके। अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल, रिसर्च इज अ प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इश्यू। या हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च इज वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। देखिए, जब हम कोई भी टॉपिक या किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि आप उसके कीवर्ड्स को समझें। जैसे जब हमने अभी ये रिसर्च पढ़ा कि व्हाट इज रिसर्च, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च हमने पढ़ा, तो इसमें आप कोशिश करेंगे कि इसके कीवर्ड्स को समझिए। जैसे आपने कीवर्ड्स क्या क्या देखा इस पूरे स्लाइड से, आपने पढ़ा कि रिसर्च एक इंक्वायरी ओरिएंटेड वे है। आप ऐसा करिए, इंक्वायरी ओरिएंटेड, ये एक कीवर्ड आप याद कर लीजिए। फिर है दूसरा साइंटिफिक वे, साइंटिफिक वे टू फाइंड द सॉल्यूशन, साइंटिफिक वे इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रिसर्च इज एक्चुअली अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। है ना, तो ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं और मैं कोशिश करूंगी कि अपने वीडियोस में आपको कीवर्ड्स के थ्रू भी पढ़ाएं, क्योंकि क्या होता है जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में सिर्फ उसके कुछ कीवर्ड्स ही रह जाते हैं, हमारा दिमाग वो कीवर्ड्स को ही याद कर पाता है और याद रख पाता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि कोई भी बुक, इवन बुक में भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसके कीवर्ड्स जरूर ध्यान में रखिए। तो आगे एग्जाम में भी आपको जब कीवर्ड याद रहेगा तो पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठते हैं, खासकर जहां एमसीक्यूज रहते हैं, वहां अगर कीवर्ड्स आपको याद रहे तो आप आराम से कोई भी टफ से टफ एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। Okay, so coming to the next slide, what is educational research? एजुकेशनल रिसर्च के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल रिसर्च एक सिंपली क्या है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ऑब्वियस है, हम अब जितने प्रॉब्लम्स देखेंगे वो सारे एजुकेशन से रिलेटेड ही होंगे। तो एजुकेशनल रिसर्च क्या है, साइंटिफिक मेथड का एप्लीकेशन है और हम किस चीज पे अप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को पता लगाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम जो भी साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे वो एजुकेशनल रिसर्च कहलाएगा। तो क्रेसवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह रिसर्च की बुक्स में मिलेंगे। Creswell stated the following reasons describing the various purposes of educational research. सबसे पहला है improve practice. Research can suggest ways of improving practice that have been verified with many application and by many different types of people. तो जो भी प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस है हमारे एजुकेशनल फील्ड में, हमें हमेशा उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जनरेशन चेंज होता है, लोगों की सोच चेंज होती है, लोगों के देखने का नजरिया बदलता है। तो उसी तरह हमें जो भी प्रैक्टिसेस है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है, उसे भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो रिसर्च अगर हम करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च, तो वो हमें कई रास्ते दिखाता है। दे सजेस्ट द वेज हाउ यू कैन इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस। सेकेंड है एक्सपैंड नॉलेज। आप नॉलेज को एक्सपैंड करिए, जो भी नॉलेज अभी है
आपको किसी भी कंसेप्ट, किसी भी फील्ड का नॉलेज है, अगर आपको अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना है, देन एजुकेशन रिसर्च विल बी यूजफुल। थर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एड्रेस द गैप्स इन द नॉलेज। ओके, एड्रेस द गैप्स इन द नॉलेज। Research can address areas to which we know little, such as the effect of online versus traditional classroom teaching. हमने ये देखा है कि आज जब से कोरोना हुआ, कोविड हुआ, ऑनलाइन क्लासेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल क्लासेस, क्लासरूम प्रैक्टिसेस होते थे, और अब जब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इफेक्ट कितना अच्छा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस से क्या फायदा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस के क्या नुकसान है। तो जो कंपैरिजन है ऑनलाइन और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग का, वो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली जब तक कोई रिसर्च नहीं करेगा, कोई स्टडी नहीं करेगा, तब तक हमें ये बात पता नहीं चलेगी। तो देखिए, एजुकेशन रिसर्च यहाँ पे भी काम आता है, दैट यू विल बी एबल टू एड्रेस गैप्स इन द नॉलेज। जो भी गैप है, जिस एरिया के बारे में हमें बहुत कम पता है, तो वो कैसे पता चलता है? जब आप रिसर्च करते हैं। फोर्थ है रेप्लिकेट नॉलेज। रेप्लिकेट नॉलेज, अगेन रिसर्च कैन एक्ट एज अ टेस्ट टू वेरीफाई प्रीवियस फाइंडिंग। ओके, आप नॉलेज को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। कोई प्रीवियस फाइंडिंग्स है, पहले किसी ने किसी चीज पे रिसर्च किया है, कोई टॉपिक पे, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो सही है, या फिर जो पहले जिस टॉपिक पे रिसर्च किया गया है वो प्रिवेलिंग जो कंडीशन है, जो अभी की सोसाइटी की कंडीशन है, उसमें क्या वैलिड होगा। तो ये सब चीजें आप एजुकेशन रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ है टू डिस्कवर न्यू एप्लीकेशन of principles and laws in the field of education. Again, आप न्यू एप्लीकेशन, जो भी प्रिंसिपल और लॉज बनाए गए हैं, उसके न्यू एप्लीकेशंस को डिस्कवर करना भी एजुकेशनल रिसर्च के थ्रू ही किया जाएगा। सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेरियस वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। अभी जो भी नॉलेज है यहाँ पे, उसे किस तरह से आप एक्वायर करेंगे? सबसे पहला है मेथड ऑफ टेनेसिटी। मेथड ऑफ टेनेसिटी, दैट इज सुपरस्टिशन। नॉलेज इज बेस्ड ऑन बिलीव्स। ऐसा नॉलेज जो बिलीव सिस्टम पे बेस्ड हो, मतलब कि जो पहले से चला आ रहा हो। हमने ऐसा बोला कि फॉर एग्जाम्पल, आप जब मंदिर जाते हैं और मंदिर में कहा जाता है कि आप चप्पल बाहर उतारिए, है ना, तो हम वो कर देते हैं बिना कोई सवाल जवाब किए। वो क्या है? टेनेसिटी, है ना, वो बिलीफ है, पहले से बिलीफ सिस्टम पहले से स्टैब्लिश्ड है। या फिर आप देखते हैं जब हम मंदिर जाते हैं तो अपना सिर कवर कर लेते हैं, तो हम उसमें कोई सवाल नहीं उठाते हैं। हमें ये नॉलेज मिली है पहले से, जो चला आ रहा है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो दैट इज टेनेसिटी। सो सबसे पहला जो नॉलेज है, जो मेथड है नॉलेज गेन करने का, वो है टेनेसिटी, और यू कैन ऑल्सो से सुपरस्टिशन। सो होल्ड ऑन टू द ट्रूथ ऑफ what has always been known to be true, even when there are conflicting facts. अगर conflicting facts है तो भी हम उस नॉलेज को स्वीकार करते हैं और हम समझते हैं कि ये सही है। सो ये पहला वे है एक्वायरिंग नॉलेज का। दूसरा है मेथड ऑफ ऑथोरिटी, दैट इज रिलीजन। जो ऑथोरिटी ने बोल दिया नॉलेज, वो सही है। नॉलेज इज बेस्ड ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द सोर्स। जो सोर्स ने बोला वो सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि कोई सोर्स हम मानेंगे, जैसे टीचर्स, बच्चे टीचर्स को बहुत फॉलो करते हैं। टीचर्स ने बोला कि आपको ये होमवर्क करके लाना है, तो करके लाना है। या फिर टीचर ने कोई नॉलेज दिया, उनको कोई कंसेप्ट पढ़ाया, तो वो क्या बोलेंगे कि टीचर ने पढ़ाया हमको, तो उनके लिए ऑथोरिटी क्या हो गई? टीचर। तो उन्होंने नॉलेज कैसे गेन किया? फ्रॉम द ऑथोरिटी, फ्रॉम द ऑथोरिटी ऑफ द सोर्स।
तो सोर्स यहाँ पे क्या है, टीचर या पेरेंट्स कोई बात कह देते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स कोई बात कह देते हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बोले तो जो हमारे रिलीजियस बुक्स है, जो रिलीजियस बुक्स में लिखा गया है, जैसे भगवत गीता, बाइबल हुआ, कुरान हुआ, हम उनकी सारी बातें फॉलो करते हैं। सारे नॉलेज जो उन्होंने दिए हैं उन बुक्स में लिखे गए हैं, हम वो नॉलेज गेन करते हैं और अपने जनरेशंस को पास करते हैं। सो दिस इज सेकेंड वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। फर्स्ट वे क्या था हमारा, टेनेसिटी था। फर्स्ट वे है मेथड ऑफ टेनेसिटी, सेकेंड है मेथड ऑफ ऑथोरिटी, थर्ड मेथड है मेथड ऑफ इंट्यूशन। Method of intuition, that is philosophy. So knowledge is based on reason rather than experience. कोई experience नहीं है हमें, लेकिन हम knowledge gain करते हैं। Isn't it the intuition word आप सभी लोगों ने सुना होगा। हम बोलेंगे कि हमें ये इस बात का एक जैसे ना, फॉर एग्जाम्पल टू बी अ गुड अकाउंटेंट, यहाँ लिखा है टू बी अ गुड अकाउंटेंट यू नीड टू बी गुड इन मैथमेटिक्स, है ना। तो आपको एक इंट्यूशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजाइनर है, पेंटर है, पोएट्स है, ये क्या होता है, इनके अंदर जो क्रिएटिव एक्टिविटीज आती है ना, वो इंट्यूशन के थ्रू आती है। मतलब कोई एक अपने आप वो ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने आप ऑपरेट हो रहा है विदाउट एनी इंटेलेक्चुअल एफर्ट और विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसरी प्रोसेसेस, है ना। इट अपीयर्स टू देम दैट इट इज द ओनली सोल्यूशन एंड देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। आपका दिमाग कह रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये सही है, ये नॉलेज ऐसे होगा, है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे डिजाइनर है, पेंटर है, पोएट्स है, इनके अपने आप क्रिएटिविटी आती है, जो क्रिएटिव एक्टिविटीज करते हैं वो एक इंट्यूशन के थ्रू आएगी। तो ये क्या है, ये तीसरा है मेथड ऑफ इंट्यूशन। और जो फोर्थ है दैट इज मेथड ऑफ साइंस, inductive and deductive method of science. It is based on the scientific approach. There is need to understand the language and approach of science and research. जो हम रिसर्च अभी पढ़ रहे हैं, रिसर्च के थ्रू जो भी नॉलेज हम गेन करेंगे दैट इज मेथड ऑफ साइंस। सो आपने 4 वेज पढ़े of acquiring knowledge. Number 1 is tenacity, number 2 is authority, number 3 is by intuition, and number 4 is method of science. Okay, coming to the scientific method. Now what is scientific method? आपने fourth way पढ़ा था that with the help of scientific method आपने या research के through आपने knowledge gain किया। तो अभी the question arises that what is scientific method? Scientific method, unlike experience, unlike tradition, authority, folklore, etc., it involves, what it involves, wait a second, I'm going to take the highlighter. Okay, it involves systematic procedure of investigation. साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड एक्सपीरियंस की तरह नहीं है। साइंटिफिक मेथड जैसे कोई ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं तो हम भी वही फॉलो करेंगे, अथॉरिटी ने कह दिया तो बस अब वो सही है, तो वैसा वाला सिस्टम नहीं है। साइंटिफिक मेथड इट इन्वॉल्व्स साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, through a set of procedures or steps, scientific method not only helps a person to arrive at the valid knowledge but also helps all those who want to repeat them to check them out with the same condition and verify the results. तो सबसे important क्या है? Through a set of procedure or steps, scientific method सिर्फ एक person को ये help नहीं कर रहा है कि कोई एक valid knowledge पे आप आ जाए, बट उसे उसे ये भी हेल्प कर रहा है, इसमें भी हेल्प कर रहा है कि वो उस प्रोसेस को रिपीट कर सके, वो भी सेम कंडीशन में, एंड ही विल बी एबल टू वेरीफाई द रिजल्ट ऑल्सो। सो साइंटिफिक मेथड यूजेस बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग टू नॉलेज जनरेशन। अब ये जो वर्ड है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कोई ऐसा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग इट कैन अगेन टेक, यू कैन से अ फुल क्लास। ओके, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, पर मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से
समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ये एटलीस्ट इतना समझ में आ जाए दैट व्हाट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग टू नॉलेज जनरेशन. ओके, लेट्स ट्राई इन द नेक्स्ट स्लाइड. या फ्रेंड्स प्लीज मुझे थोड़ा एक्सक्यूज करिएगा क्योंकि दिस इज द यू कैन से नॉट द फर्स्ट टाइम बट आई एम न्यू इन यूजिंग द पेन टैब. So yes, please excuse me for the little bit problem that I am facing. Okay, yes. So inductive and deductive reasoning. अब हम पहले मैं आपको wait a second. इंडक्टिव रीजनिंग बताने की कोशिश करूंगी. यस, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है या इंडक्टिव मेथड आप बोलेंगे, उसमें हम एग्जाम्पल्स देते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स दे के हम किसी लॉ की तरफ जाते हैं, लॉज और प्रिंसिपल की तरफ. ओके, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर मैं मैथ्स का एग्जाम्पल दूं तो या फिर साइंस का, तो आप बच्चे को पूरा एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या था, है ना. पहले उसे बहुत सारे रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स देंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ समझा रहे हैं आप, कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देंगे. पहले स्टार्ट करेंगे क्लास रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू एंड देन उस एग्जांपल से होते हुए आप लॉ की तरफ जाएंगे. तो ये इंडक्टिव मेथड है. ओके, नाउ कमिंग टू द डिडक्टिव, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आप जो है ओके यस, नाउ कमिंग टू द डिडक्टिव. वेट अ सेकेंड. यस, सो कमिंग टू द डिडक्टिव मेथड. अब डिडक्टिव मेथड क्या है कि आप पहले उनको लॉ बताएंगे कि क्या लॉ है, क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलता है. ओके, और उसके बाद आप उनको एग्जाम्पल देंगे, या फिर आप मैथ्स में बताएं तो पहले आपने उनको थ्योरम बता दिया, पहले थ्योरम समझा दिया और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, आप उनको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. तो ये हो गया डिडक्टिव वे. तो इंडक्टिव वे में आप पहले एग्जाम्पल बताते हैं और उसके बाद लॉ को बताते हैं, और डिडक्टिव में पहले आप लॉ समझाते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल में आते हैं. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है. मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है. आपको डिटेल में मैं इसके लिए एक वीडियो लाऊंगी. आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कि अगर आपको डिडक्टिव वे ऑफ रीजनिंग और इंडक्टिव वे ऑफ रीजनिंग में डिटेल्ड क्लास चाहिए तो मैं आपको डिटेल्ड क्लास भी लाके दूंगी, क्योंकि ये टॉपिक आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है लोगों को समझने के लिए. और कई बार आप ये वर्ड भी सुनेंगे कि जो डिडक्टिव वे है वो जनरल से पर्टिकुलर जाता है ना. जनरल लॉ होता है ना, जनरल हम बोलते हैं जनरल, ये लॉ जो है वो जनरल पीपल पे अप्लाई होता है, इसलिए इसको जनरल बोला जाता है. तो जनरल से हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं डिडक्टिव में, ये याद ही कर लीजिए आप लोग. और इंडक्टिव में आप क्या करते हैं, आप एग्जाम्पल से आप जाते हैं लॉज की तरफ, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको उल्टा ले लीजिए. इसका मतलब हुआ कि आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल से, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप जनरल लॉ की तरफ जा रहे हैं, है ना. सो दिस इज व्हाट इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव वे. सो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो साइंटिफिक मेथड है वो एक्चुअली में दोनों रीजनिंग यूज करता है टू नॉलेज जनरेशन. इट फर्स्ट टेक्स यूज ऑफ, देखो सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दैट इट फर्स्ट टेक्स यूज ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. अभी ये वर्ड भी आपके लिए नया है, हाइपोथेसिस.
हाइपोथेसिस क्या होता है, यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, इसके ऊपर भी डिटेल्ड क्लास लेके आऊंगी मैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, और हाइपोथेसिस भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एजुकेशनल रिसर्च. लेकिन आप अभी समझ सकते हैं कि हाइपोथेसिस मतलब है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट. टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब, जैसे मैं एक बहुत सिंपल डेली लाइफ आपको एग्जांपल दूंगी. लाइक आपके घर का समझ लीजिए आपके घर का स्विच बोर्ड खराब हो गया है, या फिर समझ लीजिए बल्ब चालू नहीं हो रहा या ट्यूबलाइट चालू नहीं हो रहा. तो आप क्या सोचेंगे, ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कुछ सॉल्यूशंस कि हो सकता है कि स्विच बोर्ड में कुछ खराबी हो, या फिर हो सकता है कुछ वायरिंग में खराबी हो, या फिर हो सकता है मेरा बल्ब पुराना हो गया हो, बल्ब का फिलामेंट खराब हो गया हो, है ना. तो ये जो तीन आपने स्टेटमेंट सोचे ना, ये क्या है, हाइपोथेसिस है. ये टेंटेटिव स्टेटमेंट्स है, या यू कैन से टेंटेटिव सॉल्यूशंस है. तो दिस इज हाइपोथेसिस. तो हम जो है साइंटिफिक मेथड में इंडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड देन analyze those hypotheses to arrive at logical implication by using deductive reasoning. फिर आप जो हाइपोथेसिस है वो यूज कर, मतलब आप हाइपोथेसिस जो आपने बनाया है वो एनालाइज करके एक लॉजिकल इंप्लीकेशंस में आ जाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग यूज करके. सो I hope you have understood that scientific method uses both inductive and deductive reasoning to knowledge generation. ये line आपके लिए important है. Now coming to the very important slide, that is characteristics of scientific method. अभी characteristics क्या क्या है? Scientific method के 4 characteristics होते हैं. आपको याद रखना है क्योंकि ये यूजीसी नेट में बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, सेट एग्जाम्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं. सबसे पहला है रेप्लिकेबिलिटी. रेप्लिकेबिलिटी देखिए, आप एक वर्ड से भी ना किसी के मीनिंग को समझ सकते हैं. हम रेप्लिका बोलते हैं ना, किसी चीज का रेप्लिका मतलब उसका उसी की जैसा चीज, उसी की जैसा कुछ आप रेप्लिकेट कर देते हो. तो साइंटिफिक मेथड में के ये कहता है, साइंटिफिक मेथड का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं वो रिसर्च रेप्लिकेबल होना चाहिए या फिर रिपीटेड होना चाहिए. रिसर्च इज रेप्लिकेबल व्हेन एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ रिसर्चर कैन कॉपी द सेम प्रोसेस एंड अराइव एट द सेम रिजल्ट एज द ओरिजिनल स्टडी. अगर कोई भी रिसर्च है वो अगर कोई, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट ग्रुप है, कोई दूसरा कोई मान लो रिसर्च फाइंडिंग्स है और इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है या इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ रिसर्चर है, वो उसे स्टडी कर रहे हैं और सेम रिजल्ट वो ला पा रहे हैं similar to the original study, then you can say that the research is replicable, and this is the first and important characteristic of the scientific method. Number 2 है precision. Precision word से ही आपको समझ में आ रहा होगा that precision क्या है, precisely कोई काम करना, बहुत ही बारीकी से कोई काम करना. You can say that it refers to the theoretical concept. ऐसा theoretical concept जो अक्सर बहुत हार्ड होता है मेजर करना, है ना. बहुत सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, दे आर वेरी हार्ड टू मेजर, बट these should be defined with such precision that others can use those definitions to measure those concepts and test that theory. इसी को प्रेसिजन बोलते हैं. मतलब आप कितने अच्छे तरीके से, कितने प्रिसाइजली आप किसी भी थियोरेटिकल कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि दूसरे उसको यूज कर सकें अपने कंसेप्ट में या फिर उनकी थ्योरी टेस्ट करने के लिए, वो होता है प्रिसीजन. तीसरा है फॉल्सिफाइबिलिटी. फॉल्सिफाइबिलिटी क्या है? फॉल्सिफाइबिलिटी आप समझ रहे हैं ना, किसी चीज को अ थ्योरी that must be stated in a way that can be disproven. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है disproven. आप मतलब ये है कि ऐसा रिसर्च, ऐसा स्टडी जो आप डिस्प्रूव कर सकें. मतलब अगर आप किसी भी थियोरी को टेस्ट ना कर पाओ, है ना, आप टेस्ट ना कर पाओ दोबारा, तो वो दैट इज नॉट एक्चुअली कॉल्ड अ साइंटिफिक थियोरी.
तो कोई भी थ्योरी जरूरत है कि उसे आप टेस्ट कर पाओ, दोबारा उसे डिस्प्रूव कर सको, है ना। सो दैट इज फॉल्सिफाइबिलिटी. दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. एंड द फोर्थ वन इज, देखिए इन तीनों वर्ड को तो देख के भी समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है ना। लेकिन जो ये वाला वर्ड है पार्सिमनी, ये लोग बच्चों को समझ में नहीं आता है. पार्सिमनी मतलब क्या हुआ कि यू आर एक्सप्लेनिंग, सी देयर आर न्यूमरस एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फेनोमेना, है ना. मतलब किसी भी फिनोमेना का बहुत तरह तरह के एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक मेथड ये है कि आप उसे बहुत ही सिंपलेस्ट, लॉजिकली और मोस्ट इकोनॉमिकली तरीके से एक्सप्लेन कर सके उस फेनोमेना को. देखिए तीन वर्ड है, सिंपलेस्ट, वेट अ सेकेंड, सिंपलेस्ट, okay, I'm so sorry for that. Yes, simplest. दूसरा है logically and in the most economic explanation. ये तीन कीवर्ड है, याद रखिएगा. मोस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन. ओके, सो हमने चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए साइंटिफिक मेथड के. सबसे पहला है रेप्लिकेबिलिटी, वो कोई भी रिसर्च जो कि रेप्लिकेबल हो और यू कैन बी एबल टू, और यू कैन से दैट यू विल बी एबल टू रिपीट दैट रिसर्च, देन इट इज अ साइंटिफिक मेथड. ओके, सेकेंड है प्रिसीजन, थर्ड है falsifiability, and the fourth one is parsimony. Now coming to the steps in the scientific method. Now what are the steps in the scientific method? Number one, again this is important topic, steps in scientific method. Yes, identification and definition of the problem. सबसे पहला है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके और प्रॉब्लम को डिफाइन भी कर सकें, that what is the problem. Number second is formulation of hypothesis. जैसा मैंने आपको कहा, hypothesis, what is hypothesis? It is a tentative statement. It is a tentative statement. So hypothesis is a tentative statement. And उसके बाद implication of hypothesis through deductive reasoning. ये इसका मतलब क्या हुआ, that what would be observed if the hypothesis is true. अगर आपका टेंटेटिव सॉल्यूशन ट्रू है तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका इंप्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस. एंड द फोर्थ वन इज कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस. अब हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप एविडेंस भी कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे. कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस मतलब क्या हुआ, आपने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि जो भी इम्प्लीकेशंस किए हैं, लाए हैं आपने, इम्प्लीकेशन हाइपोथेसिस के आपने डिड्यूस किया है, उसके बेसिस पे आप अब एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. एविडेंस पर्टेन टू द प्रॉब्लम दैट आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्टिंग, है ना. एंड द लास्ट वन इज दैट इज वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस. अब जब डेटा आपने कलेक्ट कर लिया तो अब आप वेरीफाई करेंगे हाइपोथेसिस को. अगर सही है आपका हाइपोथेसिस तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप गलत है आपका हाइपोथेसिस तो आप रिजेक्ट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे आपके हाइपोथेसिस में. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड. ओके, ये याद भी रखना है आपको क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. Now coming to the last part of our session, that is brush up concepts, or you can say the practice questions. Okay, so number one question. अब इन concepts में मैं 30 seconds ज़्यादा 30 seconds का टाइम दूंगी और उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दूंगी. So research means, number one question, research क्या होता है? Research searching again and again, या फिर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, या नंबर सी ऑप्शन साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ, या डी ऑप्शन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट.
Okay, so correct answer is scientific approach to new truth. हमने पढ़ा था रिसर्च मतलब क्या है. रिसर्च मतलब कोई भी साइंटिफिक वे, आपको मैंने कीवर्ड से समझाया था. साइंटिफिक वे, इंक्वायरी ओरिएंटेड, है ना. तो कोई भी नए सॉल्यूशन की तरफ जाना, सिर्फ सिंपली आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपली नहीं निकालेंगे, है ना. रिसर्च मतलब ये नहीं हुआ कि आपने फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, या आप कोई सर्च कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, या फिर सिर्फ कंडक्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट. नो, इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ. ओके, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे साइंटिफिक मेथड की, वो होने चाहिए उसमें. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? Number A option, identifying major problems needed to be solved. B option, searching for the new facts and principles underlying the process of education. Third option, underlying the aims of education. And the last option, D option, is identifying the values that needed to be included in the pupils. ओके, ऑप्शन दे के भी आपको देखिएगा, यूजीसी नेट में अक्सर होता है, नेट एग्जाम या सेट एग्जाम्स में जो उनके ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको करेक्ट लगेंगे. अगर एक बार आप रीड करोगे ऊपर से तो यू विल फील दैट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, बट नो, यू हैव टू फाइंड द, यू कैन से द अप्रोक्सीमेट दैट, यू विल फील, अगर आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये ऑप्शन कुछ अलग है ना. तो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं दैट बी ऑप्शन, yes, B option, that searching for the new facts and principles underlying the process of education. So this is the aim of educational research. Now coming to the next question, which of the following statements, okay, statements regarding the meaning of research are correct? अब रिसर्च आपने पढ़ा है, उसका मीनिंग है, तो ये 4 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए. सबसे फर्स्ट पहला स्टेटमेंट है, रिसर्च रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. रिसर्च सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी सिस्टमेटिकली हम कर रहे हैं ताकि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकें. Number 2, process wherein verification of hypothesis, data analysis, interpretation and formation of principles can be done. ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हाइपोथेसिस का वेरिफिकेशन कर पा रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रेट कर रहे हैं, एंड यू आर फॉर्मिंग द प्रिंसिपल्स. नंबर 3, इट इज एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ. And number 4, it leads to enhancement of knowledge. Okay, so you have given 4 options. आपको इनमें से कोई भी एक जो आपको सही लगता है वो बताइए. Okay, so students, आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया है. अब आपको करेक्ट आंसर एक्चुअली में ये चारों है. All the 4 statements are correct. So इससे आपको समझ में भी आ जाएगा that what are the meaning of research. ये 4 स्टेटमेंट, इनमें से कीवर्ड्स निकालिए. सिस्टमेटिक एक्टिविटी है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. रिसर्च एक प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फाइनली यू आर फॉर्मिंग द प्रिंसिपल. Third, it is intellectual inquiry or quest towards truth, and also research leads to the enhancement of knowledge. Okay, now coming to the steps of research. आपने steps of scientific method पढ़ा था, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करिए. 6 स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए. और यहाँ पे कोड्स में आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से उसके स्टेप्स को ध्यान से पढ़ के जो भी सही अरेंजमेंट लग रहा है उस पर टिक करिएगा.
ओके, सो करेक्ट आंसर है, यस करेक्ट आंसर है बी। ओके, तो हम देखेंगे क्या है। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हमने पढ़ा था कि हमें रिसर्च प्रॉब्लम को जानना बहुत जरूरी है कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम है सोसाइटी में, क्या है, विच प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग टू डील विथ, सो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या हो सकता है, जब प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। ओके, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आपके क्या ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के, क्या आपका लक्ष्य है, क्या करना चाहते हैं आप रिसर्च में, वो सारे ऑब्जेक्टिव लिस्ट डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ थर्ड इसमें लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले ही आप डेटा कलेक्शन नहीं स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप मेथोडोलॉजी, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि आपको क्या करना है, किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, आपके पॉपुलेशन, आपके सैंपल, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी होती है। तो ये आएगा मेथोडोलॉजी में। सो नंबर 3 होने वाला है मेथोडोलॉजी स्टेप। ओके, उसके बाद आएगा डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन आपका 4th स्टेप होगा। उसके बाद कलेक्शन करने के बाद आप एनालाइज करेंगे डेटा को और लास्ट में रिजल्ट लेके आएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद आप रिजल्ट लाएंगे और फिर डिस्कशन। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सीक्वेंस। ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च मैं एक क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगी, बट फिर भी आप इतना समझ सकते हैं कि किस तरह से रिसर्च किया जाता है ना। Okay, now coming to this question, yes, so this question is very important. Actually it was asked in I think July 2018 UGC net paper. This is PYQ. So आप आराम से देखिए, मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में यू हैव गिवन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड और इधर उसका एक्सप्लेनेशन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, पार्सिमनी। व्हाट इज पार्सिमनी? मैं आपको बोला था पार्सिमनी मींस कोई भी एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही इजी तरीके से अगर आप करते हैं ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, वो पार्सिमनी होता है। तो आप 4th स्टेटमेंट को देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशंस शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। सो ए का 4 होगा। देखिए अब ये लकीली यू हैव गॉट ऑप्शन से, यूजीसी नेट में यही किया जाता है, जब आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है आपको, तो आपने देखा यहाँ पे बी में ए का 4 है ना, तो बस यहीं से आपने टिक कर दिया क्वेश्चन, आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लकीली आपके पास एग्जाम में इस तरह से आ जाता है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, फिर बस आप रैंडमली चेक करिए। बी का क्या है? 3। तो एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिसिज्म है, देखिए एम्पेरिसिज्म वर्ड है बी का 3। एम्पेरिसिज्म ये नॉलेज, हाँ, नॉलेज शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, एम्पेरिसिज्म है। सी का 5, प्रिसीजन, प्रिसीजन है, रिसर्च स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट। ओके, एंड ऑब्जेक्टिविटी है डी का 2, ऑब्जेक्टिविटी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च शुड नॉट रिफ्लेक्ट पर्सनल बायस। ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक है, यू कैन से कि आपको जब भी आप रिसर्च करें या फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करें तो अपना पर्सनल ओपिनियन वहां आपको नहीं डालना है, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डालना है। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Now coming to the 2 very simple questions, systematic objective and deliberate effort at answering meaningful questions pertaining to a field of inquiry or about phenomena is called, what it is called? देखो keywords आप देखिए, systematic, objective, अभी हमने पढ़ा पिछले ही स्लाइड में ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिव एंड deliberate effort at answering meaningful questions, तो उसे क्या बोलेंगे हम? Yes, you are correct, research. Okay, now next question, which one is not? अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉट वर्ड ना बहुत ज्यादा एग्जाम में जानबूझ के डाला जाता है ताकि बच्चे ध्यान ही ना दें। So which one is not a valid argument for conducting research in education, for advancement of educational theory,
ऑब्वियस है, हम एडवांसमेंट तो चाहते हैं एजुकेशनल थ्योरी में, तो ये तो सही है, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यस वी नीड रिसर्च फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। नाउ डी ऑप्शन देखिए, फॉर डेवलपिंग साउंड एजुकेशनल पॉलिसीज, यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज बनती है वो रिसर्च के थ्रू जो भी फाइंडिंग्स आती है उसे ध्यान में रखकर किया जाता है। जो भी एजुकेशन पॉलिसीज बनाई जाती है उन्हें ध्यान में रखकर ही डेवलप की जाती है। अब आप सी ऑप्शन को देखिए, फॉर इंप्रूविंग सोशल अवेयरनेस ऑफ टीचर्स, कोई जरूरत नहीं है। सोशल अवेयरनेस तो बहुत तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, इसके लिए रिसर्च, नो, it is not a valid argument. So obviously C will be the answer. Okay, so I hope you all have understood the my explanation. आप सभी को मेरा explanation समझ में आया होगा. Thank you learners, and yes please learners, अगर आपको ये मेरा explanation समझ में आए, मेरी ये कोशिश जो मैं करना चाहती हूँ, अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। एंड ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है। इस नाम से आप पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, और फिर ये सर्च ऑप्शन में ये नाम आप सर्च करिएगा। एंड प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द पीडीएफ्स, एंड जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसके पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, ताकि आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में हेल्प हो। और साथ में अगर आप एमएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो आपको कुछ ऑब्वियसली प्रिपरेशन मटेरियल मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू लर्नर्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।